जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेवाड़ का गोइल वंश हमारी चर्चा का विषय पिछले 6-7 दिनों से है। इसमें हम बहुत सारे शासकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज भी हमारा चर्चा का विषय मेवाड़ के गोइल वंश के महत्वपूर्ण शासक ही रहेंगे, जिनका नाम है दोस्तों महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा का नाम पूरे मेवाड़ के इतिहास में बड़े शौर्य के साथ लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर पूरे मेवाड़ के इतिहास को हम खंगालें तो हमें पता लगता है कि 1303 तक तो रावल शाखा ने शासन किया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रावल शाखा का जो अंतिम शासक था रतन सिंह, उसकी मृत्यु हो गई थी, वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। उसके बाद में राणा हमीर के यहीं से ही राणा शाखा प्रारंभ होती है और लगातार ये 20वीं सदी तक राणा शाखा का ही शासन रहता है। इस दौरान बहुत बड़े बड़े शासक देखने को मिलते हैं मेवाड़ के गोइल वंश के अंतर्गत। जैसे दोस्तों हमने बप्पा रावल या फिर कालभोज की बात की थी, राणा हमीर की बात हम कर चुके हैं। आज हम महाराणा कुंभा की बात करेंगे, फिर हम महाराणा सांगा की भी बात करेंगे, महाराणा प्रताप की बात की जाएगी, महाराणा राज सिंह की बात की जाएगी। तो ये कुछ ऐसे सितारे हैं मेवाड़ के, संपूर्ण मेवाड़ के इतिहास में या फिर मेवाड़ के गोइल वंश में, जो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया, अपना नाम किया, शौर्य के साथ जीवन जिया और इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों ये जो मैंने 5-6-7 नाम आपको बताए हैं, इनमें से भी महाराणा कुंभा का जो स्थान है उतना बड़ा स्थान मेवाड़ के इतिहास में शायद किसी का नहीं है, क्योंकि न केवल ये कटार के धनी थे बल्कि ये कलम के भी धनी थे, बल्कि ये कला के भी धनी थे। ये संगीतज्ञ भी थे, विद्वान आदमी थे, विद्वानों को आश्रय भी देते थे। इसके अलावा कुशल रणनीतिकार थे, प्रबल योद्धा थे और धर्म के रक्षक भी थे। इस वजह से महाराणा कुंभा का जो योगदान है मेवाड़ के इतिहास में वो वाकई में अभूतपूर्व है और महाराणा कुंभा का नाम हमेशा ही बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बहुत ही महान शासक हुआ करते थे महाराणा कुंभा। दोस्तों आज इनके बारे में हम जानेंगे। काफी थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है और सारी जानकारियां मुझे एक सीक्वेंस में याद करने में भी थोड़ी परेशानी हुई थी, एक सीक्वेंस में। इस वजह से दोस्तों मैं अपने नोट्स भी बना के लाया हूं, ताकि हम एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को कवर कर सकें, ताकि अगर आप साथ के साथ में नोट्स भी बनाना चाहो तो एक प्रॉपर सीक्वेंस हो, उससे आपको भी समस्या उत्पन्न ना हो। इस वजह से मैं प्रॉपर नोट्स भी बना के लाया हूँ, ताकि हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में महाराणा कुंभा के बारे में जान सकें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं और राजस्थान के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महाराणा कुंभा और इनसे संबंधित जो भी घटनाक्रम है उनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से एक प्रॉपर सीक्वेंस में इन सारी चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों महाराणा कुंभा के बारे में। दोस्तों इनका कार्यकाल है या फिर इनका जो शासन काल है दोस्तों वो है 1433 से 1468 के मध्य। क्या है इनका कार्यकाल? 1433 से 1468 के मध्य। हमें पता है कि 1433 में महाराणा कुंभा के जो पिता है महाराणा मोक्कल या फिर राणा मोक्कल, उनकी हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? चाचा मेरा दादा महपा पवार, तीनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद में दोस्तों महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठते हैं, ये शासक बनते हैं, मेवाड़ के शासक बनते हैं ये। तो 1433 से 1468 के मध्य इनका कार्यकाल रहता है। जब ये दोस्तों शासन की भाग दौड़ संभालते हैं तब इनके सामने अनेक चुनौतियां होती हैं। क्या होती है भाई? इनके सामने अनेक सारी इनकी चुनौतियां होती है। जैसे एक तो रणमल के कारण, रणमल जो क्या था? महाराणा कुंभा का नाना था। रणमल हंसाबाई का, जो हंसाबाई थी उसका विवाह किससे हुआ था? राणा लाका से हुआ था और राणा लाका तथा हंसाबाई से पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसका क्या नाम था? महाराणा मोक्कल नाम था। और मोक्कल किसका पिता है? कुंभा जी का पिता है, महाराणा कुंभा का मोक्कल पिता है। इस वजह से जो रणमल है ये जोधपुर रियासत का था, राठौड़ था, ये महाराणा कुंभा का क्या हो गया? नाना हो गया। लेकिन दोस्तों इसका प्रभाव मेवाड़ में बहुत ज्यादा था, जिसके कारण राजनीतिक कार्यों में भी इसका हस्तक्षेप था, प्रशासनिक कार्यों में इसका हस्तक्षेप था, रणनीतिक कार्यों में इसका हस्तक्षेप था। इस वजह से राठौड़ों का जो प्रभाव है मेवाड़ में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो एक तो ये चुनौती थी महाराणा कुंभा के सामने। इसके अलावा दोस्तों
बाहरी आक्रमण का लगातार खतरा था। बाहरी आक्रमण का लगातार क्या था भाई, खतरा था। क्यों था बाहरी आक्रमण का खतरा? क्योंकि हमने एक वीडियो में ये चीज नोटिस कर ली है कि मध्य प्रदेश, मालवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, मालवा, गुजरात, सिंध प्रांत या और संयुक्त प्रांत, ये जितने भी दोस्तों प्रदेश हैं, इनसे जो भी राष्ट्र, ये जितने भी प्रदेश मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश, मालवा, गुजरात, संयुक्त प्रांत, अगर इन प्रांतों में जाना होता था या फिर इन प्रांतों से आना होता था तो मेवाड़ की सीमा से होकर गुजरना पड़ता था। इस वजह से जो चित्तौड़ की स्थिति थी वो बहुत ही केंद्रीय स्थिति थी, और हर कोई शासक चाहता था कि वो चित्तौड़ पर अधिकार कर ले, वो मेवाड़ पर अधिकार कर ले, ताकि इन रास्तों पर भी उनको सुगमता हो, व्यापार में सुगमता हो, अपना साम्राज्य विस्तार करने में सुविधा हो। इस वजह से चित्तौड़ उस समय के जो शासकों की फेवरेट जगह हुआ करती थी अधिकार के लिए, और बाहरी आक्रमण के लिए हमेशा ही जो चित्तौड़ की स्थिति थी वो संवेदनशील हुआ करती थी। तो महाराणा कुंभा के सामने दूसरी चुनौती थी कि बाहरी आक्रमणों से मेवाड़ की तथा चित्तौड़ की रक्षा करे। इसके अलावा दोस्तों इनके सामने चुनौती थी कि मेवाड़ की स्थिति सुदृढ़ करे। मेवाड़ की स्थिति क्या करे भाई, सुदृढ़ करे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और होगा ही सही, क्योंकि हम इतने महान शासक के बारे में पढ़ रहे हैं तो वीडियो की लेंथ लंबी होगी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप इस क्लास के साथ बने रहे। जो भी आप पानी वगैरह पीना है, जो भी खाना पीना वो साथ में लेकर बैठ जाए। थोड़ा लंबा वीडियो होने जा रहा है, लेकिन महाराणा कुंभा से रिलेटेड हम प्रत्येक चीज इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर लेंगे। हालांकि बहुत सारी जगह संक्षिप्त में भी महाराणा कुंभा के बारे में लिखा होता है, लेकिन मेरा ये प्रयास है इस वीडियो के अंदर कि हम डिटेल से महाराणा कुंभा के बारे में जानने की कोशिश करें, ताकि जब इनसे क्वेश्चन आए तो हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं के बराबर हो। और वैसे भी इतने महान शख्सियत, इतने महान शासक के बारे में हमें जानना चाहिए, जो हमारा गौरव भी है। यहाँ पर लौट आते हैं दोस्तों। मेवाड़ की स्थिति सुदृढ़ करना इनके सामने एक चुनौती थी। अलग अलग जगह पर इन्हें दुर्ग बनाने थे, अलग अलग जगह पर इन्हें सैनिक छावनियां स्थापित करनी थी। क्यों? क्योंकि अलग बाहरी आक्रमणों का खतरा था। इस वजह से इनको मेवाड़ की जो स्थिति थी वो सुदृढ़ करने का भी इनके सामने क्या थी भाई, चुनौती थी। इसके अलावा दोस्तों राज्य का विस्तार करना या फिर साम्राज्य का विस्तार करना भी एक चुनौती ही समझा जा सकता है। राज्य का विस्तार करना, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन दोस्तों मैं आपको जो जानकारी साझा कर रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य का विस्तार करना भी इनके सामने एक चुनौती थी। अगर कोई भी शासक है वो महान शासक कब कहलाता है, जब वो अपने राज्य का विस्तार कर लेता है। न केवल अपने राज्य को कोई शासक बचाता है तब महान कहलाता है, बल्कि कुछ मात्रा में या बड़ी मात्रा में अपने राज्य का विस्तार करना भी उसके रणनीति का हिस्सा होना चाहिए, तभी वो महान शासक कहलाता है। तो महाराणा कुंभा के सामने दोस्तों ये, हालांकि और भी हम लिख सकते हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर हम इनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। रणमल जो कि इनका नाना था और राठौड़ था, जोधपुर रियासत से संबंध था इनका। जोधपुर रियासत के जो शासक वर्ग था उससे इसका संबंध था। तो राठौड़ों का प्रभाव कम करना, बाहरी आक्रमण से मेवाड़ की रक्षा करना, मेवाड़ की स्थिति सुदृढ़ करना, अलग अलग जगह पर दुर्ग बनाना और राज्य का विस्तार करना, ये सभी महाराणा कुंभा के सामने उस समय चुनौतियां थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि महाराणा कुंभा ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया और इन सभी चुनौतियों का उन्होंने समाधान किया और सभी चुनौतियों से वो पार पाने में कामयाब रहे। इसी वजह से दोस्तों महाराणा कुंभा का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे इन्होंने सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, थोड़ी सी चर्चा अब हम उस विषय में करना चाहते हैं। 1438 में दोस्तों 1438 में रणमल की महाराणा कुंभा द्वारा हत्या करवा दी जाती है। यानी कि महाराणा कुंभा द्वारा अपने ही नाना की क्या करवा दी जाती है, हत्या करवा दी जाती है। और इस कार्य में सहयोग करती है रणमल की प्रेमिका। रणमल की जो प्रेमिका है दोस्तों उसका नाम था भारमली। क्या नाम था भाई, भारमली।
रणमल की जो प्रेमिका थी उसका नाम था भारमली, क्योंकि रणमल का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा रणमल अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र भी रच रहा था। तो महाराणा कुंभा के लिए आवश्यक हो गया किसी भी तरीके से रणमल को मेवाड़ से हटा दिया जाए। अब ऐसे तो हट नहीं रहा था, तो फिर कैसे हटाए? तो महाराणा कुंभा ने डायरेक्ट इसकी क्या करवा दी भाई, हत्या करवा दी। थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कैसे करवाई। जो रणमल था ये भारमली के प्रेम में पागल था, तो भारमली के द्वारा एक दिन रात्रि में इसको भरपेट शराब पिलाई गई, बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पिलाई गई। शराब पीकर ये झूम उठा, रणमल झूम उठा अत्यधिक शराब पीकर। तब इसको क्या किया गया, जो चारपाई थी, जो भी पलंग वगैरह था, उससे बांधकर धक्का देकर किले से बाहर फेंक दिया गया और इस प्रकार से इसकी मृत्यु हो गई। और इसमें महाराणा कुंभा का सीधा सीधा हाथ था, हाथ के अलावा पैर भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन सी चुनौतियां थी जिनका इन्होंने सामना किया, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराणा कुंभा ने 1438-39 में न केवल राठौड़ों के प्रभाव को मेवाड़ में समाप्त किया, बल्कि 1438-39 में महाराणा कुंभा एक आक्रामक शासक थे। महाराणा कुंभा एक आक्रामक शासक थे। जब इनको लगता था कि कोई मुझ पर आक्रमण कर सकता है, तो ये उससे पहले उस पर आक्रमण कर देते थे। इनकी जो रणनीति थी राजकार्य की, या फिर इनकी जो प्रशासनिक रणनीति थी, वो आक्रामक प्रकार की थी, डिफेंसिव नहीं थी, अग्रेसिव थी। तो 1438-39 में इन्होंने क्या किया दोस्तों, मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मारवाड़ पर आक्रमण करके दोस्तों इन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर जो कुछ समय तक जोधपुर के राठौड़ों की राजधानी भी थी, कुछ समय तक, हालांकि उस समय नहीं थी, उस समय भी हो सकती है क्योंकि 1459 में जोधपुर राजधानी बनाई गई थी। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं 1438-39 में मारवाड़ की जो मंडोर है उस पर महाराणा कुंभा ने अधिकार कर लिया था। अब महाराणा कुंभा ने जब यहाँ पर अधिकार कर लिया, तो इसका पुत्र था, किसका? रणमल का। रणमल का पुत्र था राव जोधा। हम जब मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे तब राव जोधा की भी चर्चा करेंगे। राव जोधा, तो राव जोधा क्या लगता है इसके, महाराणा कुंभा की क्या लगता है? राव जोधा। राव जोधा महाराणा कुंभा का क्या हो गया? मामा हो गया, क्योंकि रणमल महाराणा कुंभा का नाना था, तो राव जोधा महाराणा कुंभा का मामा हो गया। अब मामा को परेशान कर दिया भांजे ने। किसने परेशान कर दिया? मामा को भांजे ने परेशान कर दिया। तो राव जोधा परेशान, क्योंकि मंडोर पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ों के राठौड़ों के जो बोलबाला था यहाँ पर मेवाड़ में, उसको भी समाप्त कर दिया। तब राव जोधा जाता है किसके पास? हंसाबाई के पास। राव जोधा चला जाता है हंसाबाई के पास। किसके पास जाता है ये? हंसाबाई के पास जाता है। कहाँ पर लिखे हैं? राव जोधा जाता है हंसाबाई के पास। हंसाबाई कौन है? हंसाबाई वही है। वो कौन? अभी चर्चा करते हैं। हंसाबाई दोस्तों महाराणा कुंभा की तो क्या है? दादी है, और राव जोधा की क्या है? बुआ है। ये राव जोधा की तो बुआ है। कैसे है? क्योंकि रणमल की बहन थी हंसाबाई, इस वजह से राव जोधा की तो बुआ हो गई, और कुंभा की क्या हो गई? ये दादी हो गई, क्योंकि कुंभा का जो पिता था मोकल, उसकी मदर थी, तो इसकी दादी हो गई। अब थोड़ा मेंटल के प्रश्न बन रहे होंगे, रीजनिंग के प्रकार के वो जो संबंधों के प्रश्न आते हैं, लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं। तो राव जोधा आया हंसाबाई के पास कि किसी भी प्रकार से महाराणा कुंभा से हमें बचाइए। तब हंसाबाई के प्रयासों से दोस्तों एक संधि हो जाती है 1444 में हंसाबाई की मध्यस्थता से। ये हंसाबाई क्या करती है? मध्यस्थता करती है। मध्यस्थता, हंसाबाई क्या करती है? मध्यस्थता करती है, जिसके कारण 1444 में मेवाड़ तथा मारवाड़ के मध्य एक संधि हो जाती है, जिसे कहा जाता है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, ये नाम ही इसका क्यों है आवल बावल की संधि, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आवल मतलब आंवला, यानी कि जहां पर आंवला स्टार्ट हो जाए, आंवले के पेड़ पौधे दिखने स्टार्ट हो जाए, तो वो मेवाड़। और बावल यानी कि बबूल, जहां पर बबूल वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाए, वो मारवाड़। इस वजह से इसको आवल बावल की संधि कहा जाता है। क्या था इस संधि के अंतर्गत? तो इस संधि में दोस्तों दो चीजों का मुख्य तौर पर उल्लेख मिलता है। एक तो ये था
कि जो सोजत नदी है, सोजत नदी का एक और नाम है खारी नदी। खारी नदी, खारी नदी जो सोजत नदी है, इसको मेवाड़ तथा मारवाड़ के मध्य की सीमा मान लिया जाए। यानी कि सोजत नदी को मेवाड़ तथा मारवाड़ के मध्य की सीमा मान लिया गया। सोजत नदी की एक तरफ मेवाड़ की सीमा और सोजत नदी की दूसरी तरफ मारवाड़ की सीमा। तो इस प्रकार इनके मध्य जो सीमा विवाद था उसका हल किया गया हंसाबाई के प्रयासों से। इसके अलावा महाराणा कुंभा का एक पुत्र था दोस्तों, उसका नाम है रायमल। क्या नाम था इनके पुत्र का, महाराणा कुंभा के पुत्र का? रायमल। रायमल। बात बात पर राय देता था, इस वजह से महाराणा कुंभा ने इसका नाम क्या रख दिया, रायमल रख दिया। हालांकि ये बात सही नहीं है। महाराणा कुंभा का पुत्र रायमल, रायमल का विवाह किससे करवा दिया गया? जोधपुर रियासत या फिर मारवाड़ रियासत की जो राजकुमारी थी उससे रायमल का विवाह करवा दिया गया। यानी कि अब वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इसके अलावा ये संधि हो गई, जिस कारण मेवाड़ तथा मारवाड़ के मध्य अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा। अब उसके बाद क्या परिस्थितियां घटित हुई, क्या क्या चीजें घटित हुई, थोड़ी सी चर्चा अब हम उन पर भी करना चाहते हैं। रिपीट करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, अगर हम रिपीट करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा कर देते हैं। महाराणा कुंभा ने जब शासन की भागदौड़ संभाली तब इनके सामने अनेक सारी चुनौतियां थी। जैसे रणमल के कारण जो राठौड़ों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था मेवाड़ पर, उसको समाप्त करना, बाहरी आक्रमणों से मेवाड़ की रक्षा करना, मेवाड़ की स्थिति को सुदृढ़ करना, राज्य का विस्तार करना, ये सभी प्रकार की चुनौतियां इनके सामने थी। इन्होंने रणमल की हत्या करवा दी उसी की प्रेमिका भारमली के सहयोग से। इसके बाद में 1438-39 के मध्य इन्होंने मारवाड़ पर हमला कर दिया और मंडोर पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण राव जोधा जो कि रणमल का पुत्र था और भावी शासक भी था, शासक भी बन ही गया था, तो ये परेशान हो गया। ये हंसाबाई के पास आया जो कि इसकी बुआ थी। हंसाबाई की मध्यस्थता से 1444 में आवल बावल की संधि हो गई। इसके अंतर्गत इसके अनुसार सोजत नदी की एक तरफ मेवाड़ की सीमा और दूसरी तरफ मारवाड़ की सीमा, और इसके अलावा महाराणा कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ रियासत की राजकुमारी के साथ कर दिया है। ये दोस्तों ये जरूर याद रखना, क्या 1444 में मेवाड़ तथा मारवाड़ के मध्य कौन सी संधि हुई? आवल और बावल की संधि हुई, आवल बावल की संधि हुई। इसके बारे में आप जरूर ध्यान में रखना, कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध शायर जॉन एलिया का एक शेर है, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में चंद किताबों के सिवा कुछ और नहीं। तो विद्यार्थी जीवन में किताबों से अच्छा मित्र कौन हो सकता है, और विद्यार्थी जीवन के बाद में भी किताबों से अच्छा मित्र कौन हो सकता है? किताबें ज्ञान का भंडार है, और आने वाले समय में जो कहावत थी टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, ये कहावत चेंज हो जाएगी। कहावत हो जाएगी दोस्तों नॉलेज इज मनी, मनी इज नॉलेज। यानी कि ज्ञान ही पैसा है और पैसा ही ज्ञान है। ज्ञान बहुत अमूल्य वस्तु होती है। इसके बाद में हम कुछ और परिस्थितियों पर बात करना चाहेंगे। महाराणा कुंभा का जो पिता था दोस्तों, उनका नाम था मोकल। मोकल की हत्या कर दी गई थी, इसके द्वारा चाचा मेरा द्वारा कर दी गई थी महपा पंवार के सहयोग से। तो महाराणा कुंभा महपा पंवार को ढूंढ रहा था, कहाँ पर महपा पंवार मिले और कहाँ पर इसकी फाइल सल्टा दी जाए। तो मोकल की हत्या का जो मेन षड्यंत्र करता था और जिसने हत्या भी की थी एक्चुअली में महपा पंवार, इसको महाराणा कुंभा ढूंढ रहा था। लेकिन महपा पंवार महाराणा कुंभा के डर के मारे मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया। मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया, और मालवा का सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी मालवा का क्या था भाई? सुल्तान था। तो महपा पंवार महाराणा कुंभा के डर से महमूद खिलजी की शरण में चला गया। अब महमूद खिलजी से महाराणा कुंभा बोला कि भाई महपा पंवार को लौटा दो तो कोई समस्या ही नहीं आएगी।
लेकिन महमूद खिलजी ने अपने यहाँ आए शरणार्थी को लुटाने से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो महाराणा कुंभा एक शक्तिशाली शासक है और इसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। क्या किया इन्होंने, 1437 में मालवा पर चढ़ाई बोल दी, मालवा पर धावा बोल दिया। किसने, महाराणा कुंभा ने। और 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है महमूद खिलजी तथा महाराणा कुंभा के मध्य, यानी कि महमूद खिलजी की सेना तथा महाराणा कुंभा की सेना, और अपने अपने सेना का नेतृत्व दोनों कर ही रहे होंगे, तो इनके मध्य युद्ध होता है। इस सारंगपुर के युद्ध में दोस्तों महाराणा कुंभा की विजय होती है। एम के लिख दूं महाराणा कुंभा को, कोई समस्या तो नहीं है। अब इसको भी तो एम के लिखना पड़ेगा। चलो महाराणा कुंभा को हम लिख देते हैं MAHK। तो इसमें क्या होता है भाई, महाराणा कुंभा की विजय होती है। अब महाराणा कुंभा अब जीत ही गया है तो जश्न भी मनाया जाएगा। जश्न मनाया गया, भारी मात्रा में जश्न मनाया गया। जश्न मनाते मनाते ही महाराणा कुंभा ने एक घोषणा कर दी कि ये जो सारंगपुर के युद्ध में मेरी विजय हुई है, इनकी जो जीत हुई थी, इसे महाराणा कुंभा की मालवा विजय के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जिक्र दोस्तों अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में भी इस चीज का उल्लेख किया है कि इस युद्ध में महाराणा कुंभा की ही जीत होती है। यानी कि कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इस युद्ध में महमूद खिलजी की विजय हुई थी। हालांकि ये बात ऐतिहासिक रूप से सही प्रतीत होती हुई नजर नहीं आती है। अबुल फजल ने भी इस तथ्य का जिक्र किया है कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। और महाराणा कुंभा ने इस युद्ध की जीत के पश्चात घोषणा कर दी कि विजय हुई है तो विजय स्तंभ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा भाई, विजय स्तंभ बनाया जाएगा। विजय स्तंभ नामक भवन या फिर इमारत का निर्माण किया जाएगा। 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और 1449 तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है। अब विजय स्तंभ को एक और नाम से भी जानते हैं हम, कीर्ति स्तंभ। किस नाम से जानते हैं, कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। चर्चा कर लेते हैं अब विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ के बारे में। पहली बात तो यह है कि ये चित्तौड़गढ़ में है ना, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। मुख्य वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार कौन था इसका, सहायक वास्तुकार कौन था, सहायक वास्तुकार कौन था, किसको समर्पित है ये, इसके अलावा कितने मंजिला हैं ये, इसके अलावा इसकी भाई ऊंचाई कितनी है ना, और नीचे से चौड़ाई कितनी है, यानी आधार से चौड़ाई कितनी है, कितनी सीढ़ियां हैं, कितनी सीढ़ियां हैं, ये सारी चीजें अपने को डिस्कस करनी है। दोस्तों इसका मुख्य वास्तुकार था जेता। क्या नाम था, जेता। मुख्य वास्तुकार है विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ का जेता। सहायक वास्तुकारों के नाम है नाप्पा एवं पूंजा। नाप्पा एवं पूंजा सहायक वास्तुकारों के नाम है। समर्पित किसको है ये, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ध्यान में रख लेना कि किसको समर्पित है। इस वजह से इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, विष्णु ध्वज भी इसको कहा जाता है। इस वजह से इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। किसने कहा था, किसने कहा था विष्णु ध्वज, आरबी सोमानी ने। आरबी सोमानी ने विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इस वजह से कहा था। दोस्तों विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कितने मंजिला है, 9 मंजिला है। इसकी ऊंचाई 120 फीट है। कितनी है, 120 फीट इसकी ऊंचाई है। आधार से चौड़ाई इसकी 30 फीट है।
इसके अलावा इसमें 157 सीढ़ियाँ, नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 157 इसमें सीढ़ियाँ हैं। मुख्य वास्तुकार जेता, सहायक वास्तुकार नापा एवं पुंजा समर्पित है भगवान विष्णु को। इस वजह से विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। किसने कहा था? आरबी सोमानी ने कहा था। 9 मंजिला है, 120 फीट ऊंचाई है, चौड़ाई 30 फीट है और सीढ़ियाँ 157 हैं इसकी। ये हमने किसके बारे में बात की? विजय स्तंभ के बारे में। अब दोस्तों इसके कुछ उपनाम भी है। क्या क्या उपनाम है? एक तो कीर्ति स्तंभ है, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। एक विष्णु ध्वज है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको मूर्ति कला का शब्दकोश एवं विश्वकोश भी कहा जाता है। मूर्ति कला का शब्दकोश एवं विश्वकोश भी इसको कहा जाता है। उपनाम है ये। विजय स्तंभ के क्या क्या उपनाम हो गए? कीर्ति स्तंभ हो गया, विष्णु ध्वज हो गया, मूर्तियों का अजायब घर हो गया, मूर्ति कला का शब्दकोश तथा मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसका उपनाम हो गया। आप सबको जानकारी होगी दोस्तों कि विजय स्तंभ या फिर जो कीर्ति स्तंभ है ये राजस्थान पुलिस का क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है। ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSE, इसका भी क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों 26 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया था। 26 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया था। इस प्रकार विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ भारत की ऐसी पहली इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। ये जानकारी भी अपने को होनी चाहिए। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं तो इसको अब अपने को हटाना ही पड़ेगा इसके बारे में लिखने के लिए। या फिर ऐसा करते हैं, इधर इधर का हटा देते हैं, इधर इधर का साफ कर देते हैं। और क्या जानकारी है दोस्तों? ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर 1460 में महाराणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति विजय क्या नाम था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करवाई गई। 1460 में महाराणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करवाई गई। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करवाई गई। किसने की थी ये? अत्रि और महेश ने की थी। अत्रि एवं महेश के द्वारा महाराणा कुंभा के कहने पर 1460 ईस्वी में विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई। दोस्तों ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसमें महाराणा कुंभा की मालवा विजय का जिक्र है। इसके अलावा महाराणा कुंभा की इसमें संगीत ग्रंथों का जिक्र है। इसके अलावा इसमें महाराणा कुंभा की उपाधियों का उल्लेख भी मिलता है। इसकी जो 9वीं मंजिल थी दोस्तों, 9th मंजिल इसकी विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ की, ये बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई थी। लेकिन महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसका वापस जीर्णोद्धार करवाया गया। महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा वापस क्या करवाया गया? जीर्णोद्धार करवाया गया था 9वीं मंजिल का। दोस्तों इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा में। मुस्लिम आक्रांताओं ने जब यहाँ पर अधिकार कर लिया होगा तब उन्होंने अपने धर्म को
प्रचारित करने के लिए इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखवाया था। तो ये सारी जानकारी अपनी हो गई कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ के बारे में। इधर मैंने ये लिखा है कि 1460 ईस्वी में 9वीं मंजिल पर महाराणा कुंभा के कहने पर अत्रि तथा महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की, जिसमें महाराणा कुंभा की मालवा विजय का जिक्र है। इसके अलावा इस महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों का जिक्र है। इसके अलावा महाराणा कुंभा की इसमें और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। 9वीं मंजिल जो है वो बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई थी, जो कि महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा वापस जीर्णोद्धार करवाया गया। और तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। ये सारी जानकारी अपनी किसके बारे में होगी दोस्तों? विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ के बारे में होगी। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लंबी क्लास है, इस वजह से ये सारी चीजें आपको सुनानी पड़ रही है ताकि आप सुन सको महत्वपूर्ण चीजों को। थोड़ी और चीजों के बारे में अब हम डिस्कस करना चाहेंगे। 1456 में दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा महाराणा कुंभा ने नागौर के शासक शम्स खां को पराजित किया। 1456 में महाराणा कुंभा ने नागौर के शासक शम्स खां को पराजित किया। इसके अलावा दोस्तों महाराणा कुंभा के कारण जो मालवा का शासक था, क्या नाम था उसका? महमूद खिलजी। कौन सा खिलजी? महमूद खिलजी। महाराणा कुंभा के कारण मालवा का शासक महमूद खिलजी और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन महाराणा कुंभा के कारण मालवा का शासक महमूद खिलजी तथा गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन, ये दोनों क्या हो गए थे? भयंकर रूप से परेशान हो गए थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया? 1456 में आपस में साथ में मिलकर एक संधि कर ली, जिसे चंपानेर की संधि कहा जाता है। कौन सी संधि कहा जाता है? एग्जाम में प्रश्न आते हैं भाई यहाँ से। चंपानेर की संधि कब हुई थी, किनके मध्य हुई थी, किसके विरुद्ध हुई थी, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चंपानेर की संधि हो जाती है, किन किन के मध्य हो जाती है? गुजरात तथा मालवा के शासकों के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हो जाती है। इस संधि में क्या उल्लेख है? पहली बात तो ये है कि किन किन के द्वारा होती है, तो मालवा तथा गुजरात रियासतों के मध्य होती है। महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के दरमियान होती है। किसकी विरुद्ध होती है? तो महाराणा कुंभा के विरुद्ध होती है। इस संधि में ये उल्लेख था कि दोनों रियासतें साथ में मिलकर आपस में सेना का संयुक्त बल इकट्ठा करके महाराणा कुंभा की रियासत यानी कि मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे, महाराणा कुंभा को वहां से खदेड़ेंगे और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेंगे। ये इनकी इस संधि के अंतर्गत शर्त थी या फिर ये इनकी इच्छा थी। लेकिन महाराणा कुंभा के होते हुए इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले थे। होता क्या है, 1457-58 में ये दोनों बड़े कॉम्पिटेंट थे, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के। भाई अब तो दो मिल गए हैं, अब तो सामना कर ही लेंगे। तो ये चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। जब ये चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं तो महाराणा कुंभा वैसे सचेत आदमी, बहुत ज्यादा एक्टिव आदमी, तो वो वापस इन पर आक्रमण करता है। इन्होंने इन पर आक्रमण किया, उधर से वो आ गया सेना लेकर। दोनों के मध्य युद्ध में महाराणा कुंभा का पलड़ा भारी, तो ये भागने लगे। ये उसको खदेड़ने के लिए आए थे, लेकिन अब ये खुद ही भागने लगे। महाराणा कुंभा ने इनको अलग अलग जगह पर खदेड़ा। बदनौर में भी खदेड़ा। बदनौर जीतने के बाद में महाराणा कुंभा इतना खुश हुआ कि महाराणा कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बना दिया। मुस्लिम शासक तो महाराणा कुंभा से इतने अधिक परेशान थे कि महाराणा कुंभा को इन्होंने एक उपाधि भी दे दी थी, हिंदू सुल्तान की जो उपाधि है महाराणा कुंभा को जो मिली है, वो मुस्लिम शासकों के द्वारा ही प्रदान की गई थी। हिंदू धर्म का रक्षक था एक तरीके से महाराणा कुंभा।
1457-58 में बदनौर में कुशाल माता का मंदिर किसके द्वारा बनाया जाता है? महाराणा कुंभा के द्वारा बना दिया जाता है। दोस्तों कवि राजा श्यामल दास का नाम सुना ही होगा आपने, कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका क्या नाम है? वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वीर विनोद। और इस वीर विनोद ग्रंथ में कवि राजा श्यामल दास ने एक बात बोली। क्या बात बोली वो? कि मेवाड़ में टोटल 84 दुर्ग, कितने? 84 दुर्ग हैं, यानी कि 84 किले हैं, जिनमें से 32 किलों का निर्माण तो अकेले महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ रियासत में स्थित 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। कौन कौन से प्रमुख दुर्ग हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक तो दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कुंभलगढ़ का दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग ही लिख देते हैं डायरेक्टली, कुंभलगढ़ दुर्ग। मचान दुर्ग है एक, मचान दुर्ग। इसके अलावा बेराटगढ़ का दुर्ग है। इसके अलावा दोस्तों भोमट का दुर्ग है, बसंतगढ़ का दुर्ग है और अचलगढ़ का दुर्ग है। भोमट का दुर्ग, बसंत इधर लिख देता हूँ ना, बसंतगढ़ दुर्ग। दुर्ग बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाना, दुर्ग ही आगे। अचलगढ़। तो महाराणा कुंभा द्वारा 32 दुर्ग बनाए गए, जिनमें से कुछ जो प्रमुख दुर्ग है उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में बनवाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? राजसमंद में बनाया गया था, राजसमंद। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे अभी। मचान दुर्ग भी कहाँ पर बनाया गया था? राजसमंद में बनाया गया था। राजसमंद में मेर जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए महाराणा कुंभा द्वारा मचान दुर्ग बनाया गया। मचान दुर्ग के बारे में क्या बताया मैंने आपको? मचान दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा राजसमंद में बनाया गया। क्यों बनाया गया? मेर जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। बेराटगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों, ये भीलवाड़ा में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? ये भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया कुंभा के द्वारा। भोमट का जो दुर्ग है दोस्तों, डूंगरपुर में इसका निर्माण करवाया गया। क्यों करवाया गया? एक्चुअल में जो भोमट का दुर्ग है ये डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा की सीमा के मध्य था। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए करवाया था। बसंतगढ़ और अचलगढ़ ये दोनों दुर्ग कहाँ पर हैं? सिरोही में है। कहाँ पर है भाई? सिरोही में है। अब एक बात और आपको समझ में आ रही होगी, जब हमने बोला था, क्या बोला था हमने, कि जब महाराणा कुंभा ने शासन की भागदौड़ संभाली थी तो महाराणा कुंभा के सामने अनेक सारी चुनौतियां थी, जैसे कि राठौड़ों का प्रभाव समाप्त करना। तो राठौड़ों का प्रभाव तो वो पहले ही समाप्त कर चुकी है। बाहरी आक्रमण से मेवाड़ की रक्षा करना, तो बाहरी आक्रमण से मेवाड़ की लगातार रक्षा कर रहे थे। राज्य का विस्तार करना, राज्य का विस्तार भी वो अच्छे तरीके से कर रहे थे। इसके अलावा एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था, मेवाड़ की स्थिति सुदृढ़ करना। तो ये इतने सारे दुर्ग बनाने का आखिरकार प्रयोजन क्या है? इतने सारे दुर्ग बनाने का प्रयोजन सिर्फ यही है कि मेवाड़ की स्थिति सुदृढ़ करना। अलग अलग जगह पर दुर्ग बनाए, जिससे वहाँ पर सैनिक रखे गए जो कि निगरानी रखते थे कि कहाँ से कोई आ रहा है, कोई अगर आक्रमणकारी आ रहा है तो उसका ध्यान रखते थे। और अगर कोई आक्रमणकारी नहीं भी आ रहा हो तो वहाँ से ही, अगर इनको राज्य का विस्तार करना होता है तो वहीं से ही सैनिक टुकड़ियाँ निकल पड़ती थी राज्य का विस्तार करने के लिए। तो महाराणा कुंभा का उस समय आसपास के इलाकों में एक खौफ था, मतलब भौकाल था एक तरीके से महाराणा कुंभा का आसपास के इलाकों में। बहुत ही प्रबल शासक माने जाते हैं। दोस्तों हमने बप्पा रावल के बारे में जब चर्चा की थी तो बप्पा रावल को एक उपाधि मिली थी, हिंदुआ सूरज। इसके बाद में जब हमने राणा हम्मीर के बारे में चर्चा की थी तो राणा हम्मीर को प्रबलतम हिंदू की संज्ञा मिली थी, कर्नल टोड ने उनको संज्ञा दी थी।
महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि मिली हुई, हिंदू सुल्तान की उपाधि मिली हुई। तो उस समय का एक प्रबल शासक था, महान शासक था। 84 में से 32 दुर्ग कवि राजा श्यामल दास के द्वारा किसके द्वारा बनाए गए? मेवाड़ में महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख है। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में, मचान दुर्ग राजसमंद में, मैरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, बैराटगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में, भोमट दुर्ग डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर बिलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, बसंतगढ़ और अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर? सिरोही में स्थापित किया गया था। अब हमें दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। लेकिन मैं एक बार ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है अपनी, उसका टाइम देख लेता हूँ। अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया हो तो जो आगे आने वाली जो चीज़ें हैं कुंभलगढ़ हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में अगर ये वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा हो गई हो तो सेकंड पार्ट में इसको हम कवर कर लेंगे। मैं एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ। वीडियो की लेंथ दोस्तों 41-42 मिनट के लगभग हो चुकी है, और जो चीज़ें अभी शेष हैं हमारी, अगर हम उनको भी कवर करें तो यूँ मान के चलो आपको कि आधा घंटा और लगेगा, तो वीडियो की लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको अभी यहीं तक बाइंड अप करते हैं हम। इसका जो सेकंड पार्ट है महाराणा कुंभा के बारे में, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो भी जानकारी है आप ध्यान में रखना है इनको। और सेकंड पार्ट जब इसका देखो आप महाराणा कुंभा से संबंधित, तो ये वाला जो पार्ट है ये जरूर देख लेना पहले, ताकि आपको उस वाले पार्ट को समझने में समस्या नहीं आए। हम नेक्स्ट वीडियो में कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा कुंभा को कमल, कटार तथा कला का धनी क्यों कहा जाता है? संगीतज्ञ शासक क्यों कहा जाता है? मंडन मिश्र कौन था? ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा है तो निश्चित तौर पर आज आप बधाई के पात्रों, निश्चित तौर पर आज आप बधाई के पात्रों। और अगर मेरे पास फूलों की कोई माला होती तो मैं निश्चित तौर पर आपको पहना ही देता। चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।